माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति साकर। हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आपका ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी क्लास 8 ज्योग्राफी। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है संसाधन। तो देखिए संसाधन क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो किसी उपयोग में लाई जा सके या किसी वस्तु की प्रयोज्यता या उपयोगिता जब होती है तो उसे हम संसाधन कहते हैं। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ वस्तु ही संसाधन हो सकती है? तो मानव वस्तु जो भी हो वो सब क्या है, आपका संसाधन है। एक टॉपिक आता है आपका मूल्य। मूल्य देखिए क्या होता है, मूल्य दर्शाता है महत्व को। ठीक, तो जैसे कि किसी वस्तु का या किसी चीज़ का आर्थिक मूल्य हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। जैसे अगर आप ये मानकर खरीदने जाएं तो इसकी एक वैल्यू होगी इकोनॉमिकल, ठीक। लेकिन अगर हमें कोई बहुत अच्छा दृश्य है, जैसे हम उगता हुआ सूरज देखें या अच्छा भूदृश्य है, तो इसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी अपना मूल्य रखता है। फिर आता है संसाधन एवं संसाधनों के प्रकार। तो देखिए संसाधनों के प्रकार हम यहीं पर टॉपिक में ही थोड़ा सा समझा देते हैं। संसाधनों के प्रकार देखिए, संसाधन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो जो नेचर ने दिए हैं और आप उनको वैसे ही यूज कर रहे हैं, ठीक, वो होता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, जल, वन, पेड़, ठीक, या कोयला, ये सब क्या है, आपका नेचुरल संसाधन है, ठीक, या प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों में आपके वो सारी चीजें जो मानव ने निर्मित की हैं, जैसे ये मानकर मानव निर्मित संसाधन है, जैसे सड़क, बस, एक्सेट्रा, जो भी चीजें जो मानव ने निर्माण किया है उनका, वो मानव निर्मित संसाधन होती हैं। प्राकृतिक संसाधन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक है आपका क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन आपका वह होता है जो वापस से पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इवन जल, इसे भी आप नवीकरणीय संसाधन में रख सकते हैं, ठीक, क्योंकि जल जो है जल चक्र के रूप में वही रहता है। वायु, ये सारे क्या है आपके नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन आपके वह होते हैं जो आप अगर एक बार खत्म हो जाए जो सोर्स, तो वो आपको वापस नहीं मिल सकते। जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस। देखिए ऐसा नहीं है कि कोयला एक बार खत्म हो जाए तो वापस नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन वो ह्यूमन की जो टाइम पीरियड है उससे बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा है। जैसे कि कोयला बनने में मिलियन, हज़ारों मिलियन साल लग जाते हैं, उसी तरह से ये हमारे लिए क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। एक वर्ड आता है देखिए, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, किसी वस्तु या विचार के आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। वस्तु या विचार पर एकमात्र अधिकार। फिर देखिए जैसे कि हमें पता है संसाधन हमारे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं और अगर हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक, संसाधन संरक्षण, इसके लिए आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ, जल बचाओ, जो है जल जीवन मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो संसाधन का संरक्षण करने से रिलेटेड है। या जो हम CO2 एमिशन कम कर रहे हैं अपना, जो हमारा CO2 उत्सर्जित होती है, हम उसको एमिशन अपना कम कर रहे हैं, पेरिस समझौते, वो किससे रिलेटेड है, संसाधन संरक्षण से। क्यों?
क्योंकि अगर हम CO2 ज़्यादा एमिट कर रहे हैं तो हम वायु को जो है ख़राब कर रहे हैं। वायु भी हमारा क्या है, एक संसाधन है। वैसे ही अगर हम जल प्रदूषण करते हैं तो हमारा जल भी खराब हो रहा है ना, जबकि हमें उसे बचाना चाहिए। तो संसाधन जो है हमें संरक्षण करना चाहिए। संसाधन हमारे लिए बेशक प्रकृति ने बहुत सारे दिए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए हैं, लेकिन अगर मनुष्य इसी तरह लालच करता रहा तो वो भी एक दिन खत्म हो सकते हैं। फिर आता है आपका सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? हम विकास तो करें, डेवलप तो करें, लेकिन ऐसे कि हमारे प्रेजेंट की कम ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हम जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को ख्याल रखते हुए भी किसी भी संसाधन का यूज़ करें। तो ये होता है हमारा सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए, भूमि के बारे में जैसे कि आपको पता है पहले कि 29% पर जो हमारा पृथ्वी है उस पर हमारा क्या है, स्थल, और इस स्थल के भी 30% पर ही क्या है, जनसंख्या निवास करती है। बाकी का जो है आपका 70% वहाँ तो या तो जनसंख्या है ही नहीं, या है तो बहुत ही विरल जनसंख्या है। अब देखिए क्या होता है, हर जैसे कि आपको पता है भूमि पे हर जगह जनसंख्या का असमान वितरण है, समान वितरण कहीं पर नहीं है। कहीं आपकी भूमि ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं प्लेन है, ठीक। फिर आता है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग जो है किस तरह से होता है, देखिए तो भूमि उपयोग फर्स्ट तो होता है हमारा क्या, कृषि के लिए, ठीक। कृषि, वानिकी, खनन, इन सब के लिए क्या होता है हमारा भूमि का उपयोग। सड़कें, पुल, ये सब जो देखते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, सब भूमि पर ही बनते हैं ना। तो भूमि हमारी इन सब में जो है हमारी हेल्प करती है। एक होती है, कुछ भूमि होती है सामुदायिक भूमि। भूमि को भी हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है हमारी स्वामित्व के आधार पर इसे दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी सामुदायिक और दूसरी होती है हमारी निजी। निजी भूमि क्या होती है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम है और इसे वही इस्तेमाल करेगा। सामुदायिक भूमि हमारी वो होती है जो एक समुदाय के नाम है, जैसे मंदिर, ये क्या पूरे समुदाय का होता है। यहाँ पे मस्जिद, इतनी जिस ऐसी जो पूरे समाज के लिए यूज होती हैं, चरागाह या स्कूल, ठीक। तो उनको कहते हैं हम सामुदायिक भूमि। तो देखिए, जब हमारी भूमि इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें भूमि को जो है सेव भी करना चाहिए। तो भूमि पे ऐसे क्या क्या जो कंडीशंस है जो होती है, देखिए आजकल हमारा भूमि क्षय बहुत हो रहा है, जिसे बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण जो है इसका एक रीज़न है। मरुस्थलीयकरण, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है जहाँ पे हरी भरी घास उगती थी, अब वो जो है रेत में तब्दील होने जा रही है, मरुस्थलीयकरण। मृदा अपरदन बहुत बड़ी समस्या है आजकल। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ पे है, अगर आपको देखना है तो चंबल की घाटियाँ, जो कहते हैं ना चंबल के बीहड़, वो बीहड़ क्या है एक्चुअली, वो इतना ज़्यादा अपरदन हुआ है कि जो नली का अपरदन था वो अब नालियाँ अपरदन हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक। अब आता है, तो जैसे कि आपको पता है ये सारे जो है हमारे संसाधन है, लेकिन हमने इनको इस तरह से यूज़ किया है कि ये सारे ख़त्म होने के कगार पर या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गए हैं, तो हमें इन्हें सेव करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा। टॉपिक है देखिए आपका मृदा। मृदा क्या होती है, आर्थिक क्रस्ट पर जो आपके दानेदार कणों का जो आवरण होता है वो कहलाता है आपका मृदा। तो देखिए मृदा की बहुत सारी लेयर होती हैं, या कैसे बनती है आप क्या समझ सकते हो, इसमें हम देख लेते हैं। बेसिकली जो सबसे ऊपर होता है इसमें क्या होता है आपका ह्यूमस प्लस वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक। दूसरी जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है आपका बालू और गाद, जैसे आप सिल्ट, जैसे आप सैंड प्लस क्ले कह सकते हो। फिर थर्ड क्या होता है आपका अपक्षयित चट्टान, ठीक। वैदरिक रॉक जो होती है आपकी बेसिकली अपक्षय चट्टान, चट्टान, ठीक। एंड फोर्थ जो होता है आपका मूल रॉक, मूल चट्टान, जिसे आप प्राइमरी रॉक कह सकते हो, जिससे ये वो बनती है। तो ये जो लेयर्स थी किसकी है, मृदा की। फिर आता है देखिए आपका जो मृदा होता है, अक्षय क्या होता है, सैलों का टूटना। अब मृदा के गठन पर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मृदा का गठन जो है कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो इसके फैक्टर को
जो है इफेक्ट करते हैं मृदा बनने को। तो पहले तो देखिए क्या है, जलवायु। जलवायु के अकॉर्डिंग ही भी मृदा होती है, कहाँ पे कैसा वर्षण है मृदा भी उस पर डिपेंड करती है। दूसरा उसकी ऊंचाई, जिसे आप तुंगता बोल सकते हो, ठीक। ऊंचाई तुंगता, जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो आप अलग प्रत्येक किस्म की मृदा मिलेगी आपको, मैदानों में आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी, जहाँ पे पानी आता जाता है बहता है वहाँ जलोढ़ होती है, और जहाँ नहीं होता वहाँ दोमट होती है, ठीक, इस तरह की। फिर क्या आपका जो है इसको फर्क करेगा, टेम्परेचर, ठीक। और उसके बाद जो इसको इफेक्ट करेगा मृदा को, वो करेगा वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब ह्यूमस, वेजिटेशन प्लस ह्यूमस, वहाँ पे वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये था आपका मृदा का गठन। फिर है आपका मृदा का संरक्षण जो है कैसे कर सकते हैं हम, मृदा संरक्षण के उपाय। तो देखिए फर्स्ट तो होता है आपका क्या, कंट्रोल फार्मिंग, जिसे हम वेदिका फॉर्म या समूचे रेखीय जुताई कह सकते हैं, वेदिका फॉर्म। दूसरा है आपका समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई। तीसरा है क्या आपका, जो आप कहते हो ना टेरेस फार्मिंग, वो भी इसमें यूज हो सकता है, ठीक। जैसे समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इसका हिंदी में क्या, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। फिर क्या है आपका रक्षक मेघराएं। फाइव है आपका मल्च बनाना, मल्च भी आप बना सकते हैं अगर आपको जो है मृदा अपरदन को रोकना है, ठीक। अब होता है आपका कि फसल, वनों, जो आपका होता है ना कि वन आच्छादन, मतलब हर जगह वन लगाना, वन लगाना भी इसका एक उपाय हो सकता है, क्योंकि जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक। उनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती हैं, ठीक। तो ये कुछ उपाय थे आपके जिनसे आप मृदा संरक्षण कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जल। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ का 3/4 जो है वो जल है, ठीक। चाहे वो महासागर हो या वो किसी भी रूप में हो, वो 3/4 क्या है, जल है। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो जीवन था वो जो महासागरों से, या आप कह सकते हो जल से स्टार्ट हुआ था, ठीक। अलग अलग जल की मात्रा कितनी है हमारी पृथ्वी पर, जितना भी जल पाया जाता है उसमें केवल 2.7% ही हमारा ऑल ओवर जल है, मतलब जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो पीने लायक है। तो आप जान सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ आइस कैप्स में है, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती, ग्लेशियर्स में, ठीक। कुछ जो है नदियों में के रूप में बह रहे हैं, कुछ बहुत जल के रूप में हमारे पास है। तो हमें जल संरक्षण करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये शायद आज के ज़माने में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 13 मोस्ट जल संकट के सबसे बड़े देश है, जहाँ जल संकट है, उसमें इंडिया का नंबर जो है वो 13वां है। मतलब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा जल संकट है। आपको शायद पता हो सौराष्ट्र में पानी को खरीदने के लिए भी बाजार लगता है, ठीक। फिर आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति। सॉरी, देखिए प्राकृतिक वनस्पति को हमें बचाना क्यों जरूरी है। जैव विविधता ही अगर खत्म हो जाएगी, एक छोटी सी चींटी पर भी डिपेंड करता है मनुष्य की उत्पत्ति या मनुष्य की स्थिति। सपोज दैट अगर चूहे ही ना हो, चूहे अगर नहीं होंगे, या हम मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर चूहे नहीं होंगे तो क्या होगा, तो चूहे को खाने वाले जैसे खरगोश नहीं होंगे। अगर खरगोश नहीं होंगे तो खरगोश को जैसे कोई खा सकता है, जैसे लकड़बग्घा, ठीक, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो शेर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। तो मनुष्य के लिए ये पूरा पारितंत्र एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो हर छोटे से छोटा जीव या हर छोटे से छोटा पौधा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों को बचाने के लिए जैसे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं आपके, जो है उनसे वन्य जीव आरक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं हम आप उसको, ठीक। और जैसे कि जैव मंडल, बायोस्फीयर बनाए जा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जिन्हें आप जैव मंडल नीचे बोलते हो। इनमें देखिए क्या होता है, फ्लोरा मतलब
आपके पेड़ पौधे, वनस्पति और वन्यजीव दोनों को ही इसमें आश्रय मिलता है और उन्हें संरक्षित रखा जाता है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इनको वो जो है संरक्षित करते हैं। एक और आता है आपका साइट्स। जो ये साइट्स का वर्क क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species, wild flora and fauna। देखिए ये इसकी फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति, चाहे वो पौधों की हो या फिर वो पशुओं की या जो है जानवरों की हो, उनको सेव करना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे हम जो चमड़ा पहनते हैं, आपको पता है ये मगरमच्छों के लिए कितना ज़्यादा, घड़ियाल जो होते हैं, इससे क्या होता है, जो चमड़ा होता है वो पशुओं की जो है खाल से बनाया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है, उसमें से स्नैक्स भी आपका एक है, ठीक। पेटा एक ऐसी संस्था है जो इनका खुलकर विरोध करती है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो देखिए खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका एक रासायनिक संगठन होता है, उन्हें हम खनिज की श्रेणी में रखते हैं। खनिज जो है देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होते हैं आपके धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसे जिनमें धातुएं आपकी पाई जाती है, ठीक। ये भी आपके टू टाइप के होते हैं, लौह धात्विक खनिज या लौह खनिज कह सकते हैं आप इन्हें, या अलौह खनिज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे खनिज जिनमें लोहे की उपस्थिति होती है, वो हमारे जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लौह खनिज की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। और हमारे जो अलौह खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जिनमें हमारे लोहे की उपस्थिति नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, कॉपर। इनमें हमारा क्या होता है, जैसे Ag, Cu, Au, इस तरह के जो खनिज होते हैं वो हमारे अलौह होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं देखिए इनमें क्या होता है, ये चमकदार होते हैं, जब इनको जब बजाते हैं या एक चोट करते हैं तो इनमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। तन्यता का गुण पाया जाता है इनमें। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अधात्विक खनिज देखिए क्या होते हैं, ये आपके बेसिकली इनमें धातुएं नहीं आती हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम। तो ये आपके क्या होते हैं, अधात्विक खनिज। अब देखिए क्योंकि खनिज जो है हमारी धरती पर तो पाए नहीं जाते हैं, अंतर पृथ्वी के अंतर की सतह पर पाए जाते हैं, तो उनको हम कैसे निकालते हैं, उसकी बहुत सारी विधियां हैं खनिज को निकालने के लिए, खनिजों का निष्कर्षण। तो आइए हम उन्हें देखते हैं। खनिजों को निकालने के देखिए खनिजों के निष्कर्षण के 3 मेथड है। एक है आपका खनन, एक है आपका खनन के बाद आता है आपका प्रवेदन, फिर थर्ड है आपका आखनन। देखिए खनन क्या है, जो खोद कर निकाला जाता है, तो ये भी आपके 2 टाइप का होता है। देखिए एक होता है आपका विवर्त खनन, खनन, फिर है आपका कूपकी खनन। देखिए विवर्त खनन की जो टेक्निक है हम कब यूज करते हैं, विवर्त, शायद ऐसे लिखा जाएगा, विवर्त खनन की जो टेक्निक है ये कब यूज करते हैं हम, जब कोई जो धातु है या कोई भी खनिज है जो धरती के पास में या ज़्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता हमें, तो पृष्ठीय सतह को हटा लेते हैं और जो है जो मटेरियल चाहिए होता है हम वो निकाल देते हैं, उसे कहते हैं विवर्त खनन। कूपी की खनन वो होता है जब हमें कोई चीज़ गहरे में मिलती है और हमें वहां तक खोदना पड़ता है, कूप की तरफ खोदना पड़ता है, उसे कहते हैं हम कूप की खनन। प्रवेदन क्या है आपका, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरे में, जैसे पेट्रोल, एग्जाम्पल है इसका पेट्रोल गैस, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रवेदन टेक्निक। आखनन क्या होता है, कोई जब चीज़ सतह के निकट होती है तो हम उसको परत को हटाते जाते हैं और निकालते जाते हैं, ठीक, उसको कहते हैं हम आखनन, ठीक। अब देखिए देखते हैं खनिजों का वितरण कैसे कैसे है।
हम सब जानते हैं कि खनिज जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली अवसादी चट्टानों में, या पठार जो होते हैं आपके, वो खनिज का अच्छा सोर्स होते हैं। जैसे उत्तरी स्वीडन में क्या है, लो अयस्क के बहुत बहुत बड़े भंडार हैं। कनाडा में तांबा और निकल मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा मिलता है, वहाँ पे निकल के भंडार भी पाए जाते हैं। आगे थोड़ा कुछ और वितरण देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है, देखिए हम पढ़ रहे हैं जैसे खनिजों का वितरण। तो फर्स्ट है इसमें एशिया। तो देखिए एशिया में क्या है, चीन और भारत के पास लौह अयस्क जो है वो बड़ी मात्रा में है। ठीक, एशिया जो है विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पाद करता है। आधे से अधिक टिन का उत्पादन क्या करता है आपका एशिया महाद्वीप। जैसे चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों अग्रणी देश है किसमें, टिन उत्पादन में। फिर आता है आपका यूरोप। यूरोप भी देखिए लौह अयस्क का एक अग्रणी देश है, अग्रणी उत्पादन करता है। जैसे और लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, जैसे रूस, अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं, रूस, यूक्रेन, इस तरह की जो सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है लौह अयस्क। स्वीडन, फ्रांस, मोस्टली देशों में ऐसे खनिज कुछ ना कुछ हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में देखिए जो अप्लेशियन पर्वत है आपका, वहाँ पे बहुत अच्छे लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। निकल, सोना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। इवन यूएसए के पास जो है पेट्रोलियम के भी बहुत अच्छे भंडार हैं। ठीक, निकल, सोना, पेट्रोल भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। ठीक, और जैसे और भी है, जैसे पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अपलेशियन पर्वत हैं जो ग्रेट लेक के आसपास का क्षेत्र है, उसके नॉर्थ में जो पार्ट है वहाँ पे भी जो है पाए जाते हैं। फिर आता है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में देखिए लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ही ब्राज़ील है। जो ब्राज़ील है ये लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या, ब्राज़ील। और भी है, चिली वगैरह में भी लोहा मिलता है, निकल मिलता है। ठीक, और यहाँ पे भी टिन भी अच्छा खासा मिलता है। खनिज तेल तो देखिए आपको पता ही है, वेनेजुएला एक कंट्री है, वेनेजुएला। अगर आपको पता है तो ये इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सड़कें ठोक दी गई हैं, जिसकी वजह से इनका जो इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, मंदी की हालत हो गई है। यहाँ पर उनका तेल कोई ज़्यादा खरीद नहीं रहा है। इसके वजह से क्या है, यहाँ पे तेल के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। फिर आता है आपका अफ्रीका। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है उसको कहा जाता है विश्व की स्वर्ण राजधानी। तो इससे पता चलता है जो अफ्रीका है वो स्वर्ण, हीरे जैसे बहुमूल्य खनिजों के साथ साथ तेल, सोना, प्लेटिनम, विश्व की सबसे जो है ज़्यादा खनिज कहाँ पर है, अफ्रीका में है। ठीक है, प्लेटिनम, कोयले के भंडार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको बताइए किम्बरले खान जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। फिर पढ़ते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर सोना, चांदी, निकल, ये सारी चीज़ें मिलती है। अब आता है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में खनन तो नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाए गए कि यहाँ पे भी लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल के बहुत बहुत बड़े भंडार हैं। अब देखिए खनिज के उपयोग, आप सबको पता है क्या, खनिज के बिना हम स्टील इंडस्ट्री के जो है कल्पना कर सकते हैं। इस चश्मे के ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम से लेकर इस बोर्ड की ये जो स्टील है, क्या ये बिना खनिजों के हो गया, नहीं ना। इवन ये जो घर में जो डोलामाइट से लेकर सैंडस्टोन तक लगा हुआ है, ये भी एक खनिज है। तो खनिजों का उपयोग, क्या खनिज का विस्तार जो है वो बहुत अधिक है, हर जगह इनका यूज है। ठीक, फिर आता है शक्ति संसाधन। शक्ति या ऊर्जा संसाधन।
ऊर्जा देखिए आपकी 2 टाइप से बनती है। परंपरागत, एक तो परंपरागत सोर्स है और एक है नवीकरणीय सोर्स। अब परंपरागत सोर्स जिनसे पहले से ही बन रही है वो कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कोयला, पेट्रोल, ईंधन में अगर आ जाए तो पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत। जल विद्युत को देखिए हम नवीकरणीय सोर्स में मान सकते हैं, लेकिन परंपरागत सोर्स तो है क्योंकि काफ़ी पहले से जल विद्युत की परियोजनाएं हैं। फिर है नवीकरणीय। नवीकरणीय में आपका यही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा etc इत्यादि। ठीक, अब करते हैं कि कोयला जो आपका परंपरागत एक सोर्स है, ये कहाँ पे पाया जाता है या इंडिया में इसका विस्तार कहाँ पे मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए कोयला, कोयला से जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है आपकी तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। देखिए भारत में जो कोयले की खानें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, झारखंड का झरिया, रानीगंज, पश्चिम बंगाल का झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे कहाँ है, झारखंड में। ये सारे कहाँ पर है, कोयला से इनसे जो है उत्पादन मिलता है, कोयले की खान यहाँ पे स्थित है। ठीक, और बात करते हैं आपका, तो चीन देखिए क्या है, अग्रणी कोयला उत्पादक देश है, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है। फिर है आपका पेट्रोल। पेट्रोल देखिए जो आपका है उसको हम क्या बोलते हैं, काला सोना भी बोलते हैं। जो पेट्रोल है और पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनको हम काला सोना भी कहते हैं। भारत में देखिए ये असम में इसके भंडार पाए गए हैं, असम के डिगबोई में, और कुछ बॉम्बे वगैरह मिलता है तटीय क्षेत्र में। भारत में पेट्रोल के उतना ज़्यादा भंडार नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम गैस ले लेंगे तो देखिए जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है वहीं पे जो है शैल गैस बन जाती है। शैल गैस के भंडार भारत में बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। फिर आता है आपका देखिए पेट्रोल के अग्रणी देश कौन से हैं, तो देखिए ओपेक कंट्री जितनी भी हैं, या आप जैसे कह सकते हैं खाड़ी देश जो है आपके, ईरान, इराक, सीरिया, यूएसए या रशिया, इनमें जो है पेट्रोल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में आपको पता ही है असम का डिगबोई है और बॉम्बे है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर आता है आपको देखिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे आपको पता है पेट्रोल और डीजल की तुलना में, जिसे हम सीएनजी भी कह सकते हैं। ठीक, पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये कम प्रदूषण करती है, पर्यावरण हितैषी होती है। ठीक, ये देखिए पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा ही कहाँ पे पाई जाती है, रूस, नॉर्वे, यूके। यहाँ पे प्राकृतिक गैस के बहुत ज़्यादा भंडार पाए गए हैं। और भी कंट्रीज हैं लेकिन यहाँ पे मेनली पाई जाती है। भारत में देखिए कहाँ पे पाई गई है ये, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर का जो एरिया है, असम में भी जो है इसके थोड़े बहुत निक्षेप पाए गए हैं। ठीक, फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक जल विद्युत। जल विद्युत देखिए कैसे बनाई जाती है, आपको पता है बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। ठीक, उनको पानी को रोका जाता है और फिर पानी को एक फ्लो में गिराया जाता है, वहाँ टरबाइन होती है जो घूमती है और इस तरह से जो है बिजली बनती है। जल विद्युत की देखिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें आपकी भाखड़ा नागर डैम, ये सारी विद्युत परियोजनाएं हैं। सलाल आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये यहाँ पे है चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। ये तो थे हमारे परंपरागत सोर्सेस। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत सोर्स, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए गैर परंपरागत सोर्स क्या है ऊर्जा के, फर्स्ट है सौर ऊर्जा। तो देखिए सौर ऊर्जा क्या है, तो जो सौर ऊर्जा है वो विद्युत सेल होते हैं। ठीक, उनसे जो है सौर ऊर्जा बनाई जाती है। सूर्य क्या है, इसका बेस है। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ये सौर ऊर्जा वहां बनाई जा सकती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। पवन ऊर्जा जहाँ पे वाइंड का जो वेलोसिटी है वो तेज हो, जहाँ पवन का वेग ज़्यादा होता है वहाँ पे पवन शक्तियों की हेल्प से पवन ऊर्जा बनाई जाती है। थर्ड है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा देखिए कहाँ, जहाँ पे आपकी भूमि है, जैसे सपोज दैट लावा है, लावा के ऊपर ही कोई पानी है या वो गर्म है, तो वहाँ से हमारी भूतापीय ऊर्जा बनाई जा सकती है। और भी देखिए बहुत सारे आजकल सोर्सेस आ गए हैं आपके, जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु विखंडन और परमाणु
परमाणु संलयन की क्रिया करके जो है परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। इस तरह की और भी ऊर्जा, जैसे आपका एक 5 नंबर पे आ जाता है जैसे बायोगैस, ये भी आपका एक आजकल की जो नई ऊर्जा है उनमें आपका आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि। देखिए कृषि क्या होता है कि जब हम जो मनुष्य जो होता है जो फसल खाता है, क्रॉप जो है फसलों का यूज़ करता है, तो जो वो उगाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ये लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर से बना है, इसका अर्थ होता है कृषि करना। ठीक, अब आता है आपका कृषि जो होता है। देखिए जितने भी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है कुछ भी करने की, तो उनकी क्या है, 3 जो है मेन क्रिया है। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, आर्थिक जो विकास के पहिए हैं आप जिन्हें कह सकते हो, उनको हमने 3 उसमें डिवाइड। एक होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से संबंधित होते हैं। ठीक, जो जैसे कि कृषि। कृषि की जब हम बात करते हैं तो इसमें पशुपालन भी इसका ऐड हो रहा होता है। ठीक, मछली मारना जैसे हम कहते हैं मत्स्य, या और भी इस तरह के जो है बांस की कृषि, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम द्वितीय सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर है हमारा जब हम उद्योगों की बात करते हैं। जैसे कृषि से क्या प्राप्त हुआ, हमें आलू प्राप्त हुआ। ठीक, अब हमने उस आलू की एक फैक्ट्री लगा दी, हमने उस आलू से चिप्स बना लिए, तो जो चिप्स हो गया वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, जबकि आलू जो था हमारा वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक, तो उद्योग धंधों से रिलेटेड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। व्यापार इसमें मेनली आता है। अब थर्ड होता है हमारा टर्शरी या तृतीयक। ठीक, टर्शरी सेक्टर या तृतीयक सेक्टर इसको बोल सकते हैं, थर्ड सेक्टर बोल सकते हैं इसको, या थर्ड सेक्टर। ये देखिए क्या होता है, ये बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड होता है। सर्विस मतलब सेवा, उद्योग धंधे हैं। ठीक, या फिर बैंकिंग, बीमा, ये सारे वर्क रहते हैं। आपने जो बैंकों में कर्मचारी देखे हैं, जितने भी आप भारत सरकार के कर्मचारी देते हो या राज्य सरकार के, वह क्या है, आपके सेवा क्षेत्र में है। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम थर्ड सेक्टर। सेवा क्षेत्र देखिए भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान इस टाइम में क्या दे रखा है, थर्ड सेक्टर या सेवा क्षेत्र। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ ऐसे टर्म जो आपके ज़रूरी रहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता ही है, कृषि। देखिए फिर आता है एक सेरीकल्चर, ये होता है रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन से रिलेटेड। ठीक, फिर होता है आपका एक विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है आपका अंगूरों की खेती से रिलेटेड, अंगूरों की खेती। फिर आता है आपका एक हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है आपका उद्यान कृषि, जो आप फूल फल वगैरह की जो है जो आप जो करते हो खेती, उसको बोलते हैं क्या, उद्यान कृषि। फिर एक आता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है आपका मछली पालन या मत्स्य पालन। ये 4-5 श्रम थे जो आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखते हैं कृषि के प्रकार। देखिए वैसे तो अगर हम मेनली डिवाइड करें कृषि को, तो कृषि को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी निर्वाह कृषि और दूसरी है आपकी वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अपना पेट भरने के लिए जो है निर्वाह कृषि की जाती है, कि खुद का पेट भर सके। वाणिज्यिक कृषि जो है बेचने के लिए, कि अब इतना है कि आपके पास 200 बीघा जमीन है, आपने उसमें गेहूं कर दिए, तो वो गेहूं आप 200 बीघा के नहीं खा सकते ना, आप उन्हें बेचेंगे व्यापार के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। ये भी देखिए आपकी 2 टाइप की होती है। कौन सी, एक होती है आपकी गहन निर्वाह कृषि और एक होती है आपकी आदिम निर्वाह कृषि।
गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? देखिए आपके जो भारत जैसे छोटा एरिया है में कि हम कैसे कर सकते हैं, जो भारत में कृषि होती है वो निर्वाह कृषि होती है, क्योंकि यहाँ के किसान छोटे हैं, उनकी जोत का आकार छोटा है, उनके पास कम जमीन है, ठीक, छोटे छोटे संसाधनों से करते हैं। वाणिज्यिक कृषि आप बोल सकते हो, जैसे अमेरिका में कृषि करते हैं लोग, वहाँ के खेत बड़े बड़े हैं, 500 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, वो लोग बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। अब बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है। देखिए आदिम निर्वाह कृषि को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। देखिए आपकी आदिम निर्वाह कृषि आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्थानांतरित कृषि और एक होता है आपका चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि होती है आपकी जो, जैसे इसमें झूम खेती आती है, जैसे कर्तन और एवं दहन पद्धति का यूज करते हैं। एक जगह कृषि कर ली, कुछ सालों तक वहाँ कृषि करेंगे, 1-2 सालों तक, उसके बाद उस जगह को छोड़ देंगे, नए जंगल काटने चल देंगे, ठीक, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कृषि ट्रांसफर हो गई है, ठीक, इस तरह से बहुत ज्यादा वनों का विनाश होता है। चलवासी पशुचारण में क्या है, देखिए आपने देखा होगा जो चरवाहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को लेकर जाते रहते हैं, जहाँ पे उन्हें चरागाह मिलते हैं, जहाँ हरी भरी घास होती है, उधर वो जाते रहते हैं, तो इसको भी पशुचारण को भी हम कृषि में रखते हैं, ये होता है हमारा आदिम निर्वाह कृषि। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि और उसके प्रकार। वाणिज्यिक कृषि देखिए आपकी मेनली 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी होती है आपकी मिश्रित कृषि, और तीसरी होती है आपकी रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि में मेनली वो फसलें लेते हैं जिन्हें हमें क्या है व्यापार जिनका मेन वर्क होता है। जैसे वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें अनाज जो है वो व्यापार के हिसाब से जो है उगाते हैं, जैसे मैंने आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया था, वो वाणिज्यिक कृषि अनाज का जाता है। मिश्रित कृषि, यहाँ पे क्या होता है मेनली एक ही फसल उगाते हैं, ठीक। मिश्रित कृषि में क्या होता है आपका, जैसे अभी आपने एक जगह जो है गेहूं बो दिए, आपने देखा होगा अगर नॉर्थ इंडिया में मेंथोल भी, जो मेंथोल ऑयल होता है उसको भी उगाते हैं, तो क्या हुआ, जो गेहूं बोए उनके बीच में छोटी छोटी क्यारियां छोड़ के वहाँ पे मेंथोल बो देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो वाणिज्यिक कृषि के पर्पज से हो गया, वो मिश्रित कृषि हो गई, एक से अधिक फसलें हो जाती हैं वहाँ। रोपण कृषि में क्या होता है, जो फसलें रोप कर बनाते हैं, जैसे केले, केले की कृषि होती है, और भी चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक, तो उनको हम बोलते हैं रोपण कृषि। तो कृषि टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम थोड़ा फसलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कुछ फसलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा चावल। चावल के लिए देखिए क्या क्या जरूरत होता है, चीका युक्त जलोढ़ मृदा। चीका युक्त जलोढ़ मृदा क्यों, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है कि वो पानी को ज़्यादा टाइम तक रोक कर रखे। इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है धान उगाने के लिए। और कहाँ कहाँ पे होती है, भारत, जापान, श्रीलंका, ऐसी जगहों पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। फिर आता है आपका गेहूँ। देखिए गेहूँ आपको मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन जब इसको काटते हैं तो तेज धूप की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी ना रुके, उसमें गेहूँ बहुत अच्छा होता है। कहाँ होता है गेहूँ ज़्यादा, रशिया, यूके, यूएसए, यूके नहीं सॉरी, कनाडा, रशिया, यूएसए, भारत, इंडिया में भी होता है हमारा। फिर आता है आपका मिलेट। मिलेट क्या होता है आपका, मोटे अनाज। मोटे अनाज देखिए जैसे आपको पता है बलुई मृदा में ये अच्छे होते हैं, ठीक, और इनमें क्या होता है ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, टेम्परेचर हाई हो तो चलता है, टेम्परेचर हाई में ही ये बेसिकली अच्छे होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। रेगिस्तानी एरिया में जैसे आपके ये होते हैं, तो इंडिया में कहाँ होते हैं, जैसे आपका रेगिस्तान, राजस्थान। फिर आता है आपका कपास। कपास के लिए देखिए आपका उच्च तापमान की ज़रूरत होती है और मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है। 100 से 200 से 210 दिन पाला रहित, ये इसका मेन जो है फैक्टर है कि इसे कम से कम 200 से 210 दिन पाला रहित चाहिए, तब इस ये जो है इसकी पैदावार हो पाती है। कहाँ पे होती है, कपास काली मिट्टी में होती है, इसके लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है, तो कहाँ होगा, इसकी कर्नाटक, दक्कन का पठार का जो एरिया है, महाराष्ट्र, ठीक, गुजरात, एमपी का कुछ पार्ट, तो वहाँ पे जो है कपास बहुत अच्छे से
होती है। काली और जलोढ़ मृदा जैसे आपको पता है, काली मृदा भी बहुत अच्छे से होती है। कहाँ कहाँ होती है? चाइना, यूएसए, पाक, इंडिया ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या होता है आपका कपास बहुत अच्छे से होती है। ब्राज़ील, मिस्र और भी जो है जगह है। कपास का क्या होता है, कहाँ यूज़ होती है? देखिए जैसे ये सूती वस्त्र उद्योग के, तो आप देखेंगे कि पहली मिल कपड़ों की कहाँ पे खुली थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है आपका? गुजरात में। और गुजरात कहाँ है? दक्कन के पठार में। वहाँ की मृदा कैसी है? काली है, तो इसलिए वहाँ पे कपास है और इसलिए वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। बॉम्बे में जैसे आपकी कपड़ा मिल है। फिर आता है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी देखिए आपका क्या होता है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए होती है। सुअपवाहित मृदा इसके लिए चाहिए होती है। कौन सी? दोमट। पर्वतीय ढाल भी चाहिए होती है। पर्वतीय ढाल क्यों चाहिए होती है? कि अगर कॉफ़ी के पेड़ों में पानी रुक जाए तो पौधे सड़ जाएंगे। ब्राज़ील जो है वो क्या है? कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक, मतलब फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। इंडिया और कोलंबिया में भी अच्छी खासी मात्रा में कॉफ़ी होती है। फिर आता है आपका चाय। चाय और कॉफ़ी के लिए कुछ ज़्यादा खास अंतर है नहीं। इसके लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। इस बेसिक डिफरेंस ये है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, इसके लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है। इसके लिए भी सुअपवाहित दोमट मृदा और इसके लिए भी दोमट मृदा की ज़रूरत होती है। इसके लिए मंद ढाल चाहिए होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर जो है मंद ढाल नहीं होगी, पानी रुकेगा तो ये इसकी चाय की पत्तियाँ सड़ने लगेंगी। तो ये थी कुछ हमारी फसलें। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया आपको, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये, ठीक है, या सेकेंडरी सेक्टर होते हैं जो उद्योग होते हैं। ठीक, उद्योगों का वर्गीकरण देखिए बहुत सारे आधार पर किया गया है। वैसे फर्स्टली करते हैं हम कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का यहीं पे कर देते हैं वर्गीकरण। प्रथम है जैसे कच्चा माल के आधार पर। अच्छा, ये कैसे कच्चा माल के आधार पर हम इनको डिफाइन करेंगे? पहला तो यही है, कैसे कि कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या? जैसे मैंने आपको पटेटो का एग्जांपल दिया था, है ना। जैसे आपके पास पटेटो, आपको चिप्स बनाना है, तो वो क्या हो गया? आपके कृषि आधारित उद्योग हो गए। फिर सेकंड है आपका खनिज आधारित। खनिज आधारित जैसे कि ये स्टील है आपको, ठीक, ये जैसे स्टील है, ये टिन है, ये आपको कहाँ खनिज आधारित है ना। आपके लिए, इसके लिए आपको एल्यूमिनियम की जरूरत होगी। एल्यूमिनियम क्या होता है? खनिज चीज से तो निकाला जाता है। ठीक, ये हो गया आपका खनिज आधारित। फिर आता है आपका समुद्र आधारित। समुद्र आधारित आपका जैसे आजकल एक टर्म चल रहा है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी जो समुद्र पर आधारित है। जैसे आपका मत्स्य पालन, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है? आपका समुद्र पर आधारित है। ठीक, तो यह आपका क्या हो गया? मत्स्य पालन किस पे है? समुद्र आधारित। जैसे नमक बनाना, ठीक, ये आपका किस पे आधारित है? समुद्र आधारित। अब फोर्थ आ जाता है आपका क्या? वन आधारित। वन आधारित आपके उद्योग कौन से हैं जिनके लिए आपको पेड़ पौधों की जरूरत है? जितने भी लकड़ी से रिलेटेड उद्योग होंगे वो तो होंगे आपके वन आधारित होंगे। जैसे आपने देखा होगा मैदानों में अगर टाइल जो है वो ज़्यादा आपकी रॉक टाइल मिलती है, ठीक, मिट्टी से बनी हुई टाइल मिलती है, तो वहीं पहाड़ोों पर या पर्वतों पर लकड़ी की टाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो क्या है? वो वन आधारित उद्योग हो गया। कुछ लघु उद्योग भी होते हैं, कुटीर उद्योग भी होते हैं। अब देखते हैं आकार के आधार पर। ठीक, सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका आकार के आधार पर। तो देखिए टू टाइप के होते हैं बेसिकली, लघु आकार के और बृहत आकार के। लघु आकार में जैसे आपके कुटीर उद्योग आ जाते हैं। एमएसएमई सेक्टर आता है, वो आपका लघु आकार में आता है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, एमएसएमई जितने भी आ गए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। जैसे कि मैं आपको क्या, जैसे अगर मैं स्वेटर से बुनाई करने लगूँ तो ये कुटीर उद्योग हो गया। मधुमक्खी पालन से अगर मैं शहद व्यापार करने लगूँ तो कुटीर उद्योग का रूप हो गया। वृहत आकार के कौन से होते हैं? जैसे बड़ी बड़ी, जैसे टिस्को, ठीक, एक एग्जाम्पल टिस्को का ही ले लेते हैं।
स्टील बनती है बहुत बड़ी आकार का, जैसे सीमेंट उद्योग। जितनी भी आपकी मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनी होती है वो सारे वृत्त आकार के, जो जैसे आपके क्या होते हैं, वृत्त आकार के उद्योग। ठीक, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें बनती है तो वो होते हैं आपके वृत्त आकार के। आप देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो देखिए यही देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर देखिए आपके तीन टाइप के उद्योग होते हैं। एक होते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है, जो किसी पर्सन के नाम पर हो, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, कौन है उसका, जो कल्याण जी भाई हैं, ठीक, वो क्या है, उसके मालिक हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री किसकी, अंबानी जी की, वो उनकी खुद की है, पर्सनल, ठीक, उसे बोलते हैं निजी। जिस पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का जो है स्वामित्व होता है। फिर आता है सहकारी या सरकारी उद्योग, आप कह सकते हो। सरकारी उद्योग, ठीक, क्या होते हैं, या इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी आप बोल सकते हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन पे पूरा स्वामित्व होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। ठीक, ऐसे जैसे परमाणु ऊर्जा अगर ये बनेगी, ठीक, जैसे तारापुर में है, जयपुर उसमें है, नरोरा में है, ठीक, एक तरह से परमाणु ऊर्जा बन रही है वहाँ पे, लेकिन उस पर स्वामित्व किसका है, सरकार का है, तो वो क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र। फिर आता है आपका सहकारी या पीएसयू, आप इसको बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। सहकारी उद्योग आपके कौन से होते हैं, देखिए, जिनमें, या संयुक्त क्षेत्र भी इसको बोल देते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्लस सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, वो होते हैं आपके सहकारी। इनमें क्या होता है, नॉर्मली 51% शेयर जो हो सकते थे पहले, तो ये था। पीएसयू के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि 51% शेयर गवर्नमेंट के रहेंगे और 49% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी के या प्राइवेट पर्सन के रहेंगे। अब ये बदलता जा रहा है, जैसे बीमा सेक्टर में भी जो है एफडीआई बहुत ज़्यादा कर दी है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अगर आपको कहीं उद्योग लगाना है, ठीक, तो आप क्या क्या फैक्टर देखेंगे, तो फसली तो देखिए क्या होता है आपका कच्चा माल। जैसे मैंने एक लगाया, अगर सूती वस्त्र इंडस्ट्री लगानी तो कहाँ लगाओगे, जब कपास मिलती है इजीली। दूसरा क्या हो, जहाँ आपको भूमि इजीली अवेलेबल हो, ठीक। तीसरा, जहाँ परिवहन, जैसे मान लीजिए कपास यहाँ पे उपलब्ध है लेकिन सड़क ही नहीं, कैसे ले जाओगे, उससे पर दिक्कत नहीं ना। फिर आता है आपका संचार। संचार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑर्डर देना हो या बताना हो तो आप कैसे बताओगे, ठीक। फिर आता है आपका विद्युत। विद्युत आपका बहुत जरूरी आता है। और जो 6 आता है आपका क्या, पूंजी। आपके पास पैसा ही नहीं लगाने के लिए, आप उद्योग के प्लान का क्या करोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं। फिर है बाजार। सपोज दैट, इसका एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि पहले कोई मास्क नहीं पहनता था तो मास्क की इंडस्ट्री भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि पहले कोरोना नहीं था। अब कोरोना है, मास्क की ज़रूरत भी है, डिमांड भी है, बहुत बड़ा मार्केट है, उसकी वजह से क्या होता है, अब मास्क की भी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसका ये एग्जांपल ये है, पता चले सूती वस्त्र उद्योग आप साइबेरिया में चले जाओ पहनकर, सूती वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्री वहाँ तो लगाओगे नहीं, क्योंकि वहाँ ठंडी इतनी होती है, कौन पहनेगा, ठीक। ऐसे ही आपका क्या होता है, परिवहन आपका हो चुका है। फिर आता है आपका वहाँ की जलवायु, ठीक, कैसी है, कह सकते हैं जलवायु पर भी उद्योग जो है डिपेंड करता है। सपोज दैट चावल से रिलेटेड उद्योग लगा रहा है, वहाँ की जलवायु की वहाँ चावल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी थोड़ा सा एड जो है प्रोटेक्ट करता है। या जलवायु, जल की उपस्थिति, क्योंकि जल भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है उद्योग लगाने के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, जो 10वीं चीज़ है, श्रम। श्रम क्यों जरूरी है, फैक्ट्री लगाती मजदूरी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे उद्योगों का, ठीक। तो ये कुछ कारक थे जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा उद्योगों का वितरण। देखिए फिर आता है आपका कि उद्योगों का वितरण। उससे पहले एक टर्म पढ़ लेते हैं, सनराइज उद्योग। पूछ लिया जाता है कई बार, सनराइज उद्योग क्या होते हैं, जो उद्योग उभरते हुए, ठीक, उन्हें सनराइज उद्योग कह सकते हैं। जैसे आजकल हम सब कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले टाइम में, तो उभरता हुआ उद्योग है, उसे हम सनराइज उद्योग की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर देखिए जमशेदपुर में आपका टिस्को है, सबसे पहले कारखाना आपका जमशेदपुर में खुला था, यह हमने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा था, ठीक। फिर आपका आता है क्या,
टिस्को की स्थापना की तो बहुत सारे खुल गए झरिया में, और जो है रानीगंज में वहाँ से सारा कोयला वगैरह लेके फिर एल्यूमिनियम के और भी बनते हैं। फिर आता है आपका पिट्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग है, कहाँ पे है आपका, यूएसए का एक महत्वपूर्ण नगर है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, लॉ एस्क जो है बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम यहाँ पे बनता है। क्यों? क्योंकि लॉ एस्क की उपलब्धता है कहाँ से, मिनेसोटा की खान से इनको लॉ एस्क मिल जाता है, तो इसलिए वो क्या है, पिट्सबर्ग। फिर आता है नेक्स्ट आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद देखिए मैंने आपको बताया सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सूती वस्त्र वहाँ पे क्यों खोला? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, कपास वहाँ पे अच्छी पैदा होती है, इसीलिए वहाँ पे सूती वस्त्र होते हैं, ठीक। आइए अब हम देखते हैं कुछ और देखो। फिर है देखिए ओसाका। ओसाका कहाँ पे है? जापान में। ये यहाँ पे भी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का जो है वस्त्र निर्माण केंद्र है जापान की। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक। और देखिए जैसे इंडिया का मैनचेस्टर का किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और इसके पीछे एक रीजन भी है, ओसाका यहाँ पे पत्तन है, पत्तन मतलब पोर्ट, ठीक, बंदरगाह, तो माल को ले जाने ला जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, मानव संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है कि जो मनुष्य है वो भी तो यूज आता है, मनुष्य मनुष्य ही तो सारी भौतिक चीजों को यूज करने लायक बना रहा है, तो सबसे बड़ा संसाधन तो मानव ही हुआ, ठीक। भारत की जैसे कि आपको जनसंख्या पता है 121 करोड़ समथिंग है, इवन ज़्यादा ही हो गई होगी, जनगणना हुई होगी तो आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, बट कोरोना की वजह से आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। 121 करोड़ जनसंख्या का मतलब आप समझते हैं, फिर भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा भूखमरी है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मानव संसाधन है ना, उसका हम अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे। हमारे जो लोग हैं वो वेल प्लान नहीं है कि हम उन्हें किस दिशा में किसको ले जाएं, ऐसा कुछ भी चीज़ प्लान नहीं है। तो अगर हम इन 121 करोड़ लोगों का अच्छे से अगर हम इनको प्लान करके किसी सेक्टर में लगाते तो ये ऐसे मानव संसाधन बहुत अच्छे यूज़ हो सकते थे। देखिए 1885 में 1985 में भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसकी स्थापना हुई थी। सिर्फ यही दिखाने के लिए मानव भी एक संसाधन है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं मानव संसाधन को गेन करने के लिए, आप कह सकते हैं कि कौशल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना, ठीक। 2015 में शुरू हुई थी और इसका टर्म वो टारगेट क्या था कि 2020 तक ही कम से कम 1 करोड़ युवाओं को कौशल में प्रशिक्षित करें, मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसा कौशल आना चाहिए जिससे हम उस जनसंख्या का यूज कर सकें। पूरी तरह से कितनी सफल हो पाई इसका आंकड़े भी हमें हमारे पास कुछ खास नहीं है। देखिए फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या का वितरण। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो पिछली क्लासेस में आप पढ़े हैं या इस क्लासेस में भी आपको पढ़ाया गया, आप इतना तो इजीली जान ही चुके होंगे अब तक कि जो आपका जो जनसंख्या का वितरण है वो कहाँ पर घना है, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे मिट्टी है, मैदानी एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या वितरण पाया जाता है। भारत की जनसंख्या ये आपको पता है कितनी, 121 करोड़ लगभग है। भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, आप कह सकते हैं कितना, औसत घनत्व भारत का कितना है, जनसंख्या घनत्व 382 पर व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जनघनत्व है। इवन पश्चिम बंगाल का तो 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। आप जान सकते हैं कि जो मैदानी एरिया है वहाँ पे कितनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक फर्स्ट है स्थलाकृति या टोपोग्राफी, कैसे डिपेंड करती है? पहाड़ों पे जो जीवन है वो बहुत मुश्किल है, रेगिस्तानों का जीवन भी बहुत मुश्किल है, जबकि मैदानों में बहुत ज़्यादा सहूलियत है, लोग इजीली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बन जाता है, फसलें अच्छी होती हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जो है टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद है
जहाँ पे आपको खाने के लिए रोटी होगी आप वहीं पे जाओगे ना, जहाँ पे किसी की नौकरी होती है वो वहीं पे जॉब करने जाता है ना, उसी तरह से क्या है, मैदानों में मिट्टी जो है उपजाऊ है, यहाँ पे ज़्यादा फसल होती है, यहाँ पे उद्योग धंधे भी ज़्यादा है, इसकी वजह से आर्थिक कारण इसको इफेक्ट करते हैं। सांस्कृतिक कारण ये है कि जहाँ पे फैमिली वगैरह होती है वहाँ पे सब लोग रहते हैं। मिट्टी भी इसी तरह से मृदा का तीसरा फैक्टर आप मान सकते हो। मृदा ही अगर उपजाऊ नहीं है तो आप क्यों रहेंगे, जैसे रेगिस्तान, वहाँ पे बहुत कम जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, एक का दुक्का बहुत कम, इवन जैसलमेर जो साइड है। फिर आता है आपका जलवायु। अब जहाँ की जलवायु बहुत टफ होगी वहाँ लोग क्यों रहेंगे, जहाँ जलवायु अच्छी होगी वो सर्वाइव कर पाए इजीली, वहाँ पे वो लोग रहना पसंद करते हैं। फिर है आपका खनिज। खनिजों के आसपास भी क्यों होती है, देखिए जैसे कि सपोज दैट जहाँ पे खनिज होते हैं वहाँ क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे विकसित होते हैं। उद्योग धंधे विकसित होते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसीलिए क्या होता है कि ये फैक्टर्स है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या से रिलेटेड कुछ टर्म आ जाती हैं आपकी। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन टर्म क्या डिफाइन करता है कि जनसंख्या जो है वो स्थिर नहीं रहती, कभी वो घटती है कभी वो बढ़ती है। इसका एक एग्जांपल आप यहाँ से जैसे मान सकते हो, क्या आज से 100 साल पहले जनसंख्या इतनी ही होगी, नहीं ना, जनसंख्या कम हो गई। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हो सकता है आने वाले टाइम में जनसंख्या कम हो जाए। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जैसे सपोज दैट आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुछ कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या है लोग वहाँ से जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ की जलवायु कंडीशन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो जो लोग वहाँ से जाएंगे तब उनकी जनसंख्या तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन वही लोग जहाँ पर गए थे, क्या वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होगा, होगा ना, तो इसी को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। ठीक, कुछ टर्म होते हैं, एक होता है आपको देखिए जनसंख्या परिवर्तन को जो अफेक्ट करते हैं, कुछ बटन देख लेते हैं। जल दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म, मतलब 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चे जन्मे, ठीक, उसको क्या कहते हैं, जन्म दर। फिर आता है आपका मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या, मतलब अगर 1000 व्यक्ति थे तो कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए। ठीक, तो जहाँ पे देखिए मृत्यु दर ज़्यादा होती है, वहाँ पे जहाँ पे जन्म दर कम होती है मृत्यु दर ज़्यादा होती है, वहाँ की जनसंख्या क्या होती है, कम होने लगती है। और जहाँ पे मृत्यु दर कम होती है जन्म दर ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे और भी फैक्टर है, जैसे सपोज दैट आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीनरी है, चिकित्सा में हम इतना आगे निकल चुके हैं, हमारे यहाँ की जो जन्म दर है वो तो बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 अरब समथिंग है, जिसमें केवल 121 करोड़ यानी 1.21 जो करोड़ लोग हैं, अरब लोग हैं, वो किसके हैं, केवल इंडिया के। चाइना और इंडिया मिलाकर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर आता है आपका दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, 10 सालों में जो वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसको कहते हैं दशकीय वृद्धि दर, इन परसेंटेज में होती है। ठीक, फिर आता है आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, कितने जन्म हुए प्लस कितने लोग मर गए, ये क्या होती है आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर। एक टर्म और आता है आपका क्या, प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास क्या होता है, जैसे मैंने बताया लोग रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका प्रवास होता है। ये भी आपका 2 टाइप का होता है, उत्प्रवास होता है
जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, जैसे मैंने बताया अफ्रीका में लोग देश छोड़ रहे हैं कुछ वहाँ की जलवायु कंडीशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रवास। दूसरा होता है अप्रवास। जिस देश को लोग जाते हैं, जिस देश को जा रहे हैं और जिस देश को छोड़ रहे हैं। फिर आता है आपका जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड देखिए क्या दर्शाता है, उस देश में कितने लोग हैं, ठीक, और विभिन्न आयु वर्गों के हिसाब से दर्शाता है, जैसे 5 से 10 साल की उम्र के बीच कितने लोग हैं, 10 से 20 साल की उम्र के बीच कितने लोग हैं, ठीक। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर कम है और जन्म दर क्या है, ज़्यादा है, तो इस तरह से जो है इसका पिरामिड बनेगा। तो फिर क्या होता है आपका, ये जो आपका टॉपिक था मानव संसाधन, ये यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 9th क्लास के ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।